अध्याय 161 विकास का दूसरा चरण। बाई जैमिन ने शांगुआन बिंग जू और वू यीजुन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से बहुत दूर जाने के बिना, क्योंकि यह सच था कि सभी वुल्फ स्पाइडर मारे जा चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस समय और दुश्मन सामने आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने घने चारे के बीच खोज शुरू कर दी, जो अब लाल रंग से रंगा हुआ था और जिसने जंगल को कालीन की तरह ढक दिया था। यहाँ एक आत्मा पत्थर है, ये भी एक है। अभी 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि दोनों महिलाओं ने दूर से आवाज लगाई। बाई जैमिन ने समय रहते झुककर एक और सोल स्टोन उठाया और उसे अपनी हथेली में रखकर दोनों पत्थरों को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और जैसे ही वह चुपके से कोई सवाल पूछने वाला था, लिलिथ की खूबसूरत और अनोखी आवाज उसके कानों में पड़ी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सभी राक्षसों के पास सोल स्टोन उत्पन्न करने का मौका होता है। यहां तक कि सबसे कमजोर और निम्नतम स्तर के राक्षस भी इस नियम के अपवाद नहीं हैं। वास्तव में यहां तक कि ज़ूम्बी भी अपने स्तर के 10 या उससे अधिक होने पर अपेक्षाकृत नियमितता के साथ मैना स्टोन उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। बाई जैमिन ने खुद को सिर हिलाया और उसने आगे कहा, तुम्हें जल्दी करना चाहिए और अपने द्वारा बनाए गए अप्रचलित हथियार को प्राप्त करना चाहिए। इस तरह तुम लोगों को खोज करने के लिए ला सकते हो और अधिक से अधिक सोल स्टोन इकट्ठा कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह ... क्या कुछ गड़बड़ है? बाई जैमिन ने ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल वही सुन सकता था। ज्यादा नहीं, लिलिथ ने शांति से उत्तर दिया। जैसा कि आपने देखा होगा, मानव जाति के आग्नेयास्त्रों का फर्स्ट ऑर्डर पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप विकसित राक्षसों की सामग्री से हथियार बनाना शुरू करें। बाई जैमिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और एक त्वरित विचार के बाद महसूस किया कि वास्तव में लिलिथ की बातें सच थीं। सौभाग्य से उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी और वर्तमान में बचे हुए लोग उत्परिवर्तित और विकसित जानवरों के शवों को नष्ट करने का काम कर रहे थे। मैं जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर दूंगा। बाई जैमिन ने मन ही मन ये बात नोट कर ली। इसके अलावा लिलिथ ने फिर से हस्तक्षेप किया। आपको नए युग के राक्षसों के मामले में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह सच है कि अजीब जीव धीरे धीरे प्रकट होंगे, लेकिन वे तब तक एक दूसरे के साथ प्रजनन नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये दुनिया विकास के दूसरे चरण में प्रवेश नहीं करती। क्या विकास का दूसरा चरण? बाई जैमिन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपनी आवाज को मुश्किल से दबा पाया, ताकि उसकी बात न सुन ली जाए और उसे पागल न समझा जाए। लिलिथ की आवाज कुछ सेकंड तक फिर से सुनाई नहीं दी। अंततः उसने उसे फिर से सुना। दुनिया का मान अनगिनत सालों से सो रहा था, शायद तब से जब इस ग्रह का जन्म हुआ था। अब यह एक नवजात शिशु की तरह है जिसने आत्मा रिकॉर्ड की बदौलत रेंगना सीखा है, लेकिन इसे अभी भी चलना, फिर दौड़ना और इसी तरह आगे बढ़ना सीखना है। संक्षेप में, जितनी जल्दी आप अपनी शक्ति और गुट बना लेंगे, यह आपके और आपके भविष्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। बाई जैमिन ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। आखिरकार विकास का दूसरा चरण या विकास का 10वां चरण ऐसी चीजें ऐसी नहीं थी जिनके बारे में उसे अभी चिंता करनी चाहिए। उसका मुख्य ध्यान नहीं बदला था और उसे जो करने की जरूरत थी वह भी नहीं बदला था। उसे बस और मजबूत बनने की जरूरत थी, जैसा कि वह पहले दिन से कर रहा था जब सोल रिकॉर्ड धरती पर आया और सोए हुए मन को जगाया। उसके पीछे से आ रही पदचापों की आवाज सुनकर वह धीरे से पीछे मुड़ा और देखा कि शांगुआन बिंग जू उसकी ओर आ रही है और उसके साथ वू यीजुन भी है। दोनों महिलाएं अपनी बाहों में सोल स्टोन का ढेर लिए हुए थीं। हम इसके साथ क्या करें? शांगुआन बिंग जू ने पहले उसकी ओर देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए आत्मा के पत्थरों को देखा, जो हैरान करने वाले भाव से उसके हाथ में थे। उसने पहले ही खुद के लिए इसकी जांच कर ली थी और वास्तव में सोल स्टोन पत्थर के प्रकार के आधार पर जादू के मंत्रों को सशक्त बना सकते हैं। जब तक सोल स्टोन किसी विशेष तत्व पर केंद्रित नहीं था, तब तक इसे ऊर्जा उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था और दुश्मन पर होने वाले जादुई नुकसान को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता था। बेशक यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सोल स्टोन सामान्य है या फर्स्ट ऑर्डर वगैरह। इसके अलावा अगर उसने बर्फ का जादू करने के लिए सामान्य फर्स्ट ऑर्डर सोल स्टोन का इस्तेमाल किया और बर्फ प्रकार के फर्स्ट ऑर्डर सोल स्टोन का इस्तेमाल किया, तो यह मान लेना स्वाभाविक था कि प्रभाव बहुत अधिक कुशल होगा।
ये सब ठीक इसी वजह से था कि शांगगुआन बिंग जू को पता था कि सोल स्टोन इस समय एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान खजाना था। इसलिए वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि इस तरह के खजाने का क्या किया जाए। एक क्षण सोचने के बाद बाई जैमिन ने निर्णय लिया, चलो उन्हें अस्थायी रूप से यहीं छोड़ देते हैं। सैन्य हथियार सुरक्षित करने के बाद हम बड़ी संख्या में बचे हुए लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ले जा सकते हैं। वू येजुन ने सिर हिलाया और टिप्पणी की, मैं आपसे सहमत हूं। अन्यथा हमें इस मोटी घास के बीच सभी आत्मा पत्थरों को खोजने में सालों लग जाएंगे। शांगगुआन बिंग जू ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद धीरे से आत्मा के पत्थरों को फिर से जमीन पर रख दिया। हालांकि उसने अपने लिए कई पत्थर लिए और उन्हें एक छोटे चमड़े के बैग में रख लिया जिसे उसने अपनी कमर पर बांध रखा था। वू येजुन ने भी ऐसा ही किया और बाई जैमिन ने भी कुछ रख लिया। जैसे ही उसने कई सोल स्टोन्स जमा करना समाप्त किया, उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई और उसने लड़कियों से कहा कि वे एक क्षण प्रतीक्षा करें, जबकि वह अपने रिकॉर्ड्स को देख रहा है। विकास आवश्यकताएं। कांस्य त्वचा प्रथम क्रम निष्क्रिय कौशल स्तर 4 ग्रेटर दैन स्तर 5। बाहरी सहायता के बिना सहनशक्ति के आंकड़े 300 अंक से अधिक पूर्ण। सोल स्टोन 9/9। क्या आप कांस्य त्वचा कौशल को अगले स्तर तक विकसित करना चाहते हैं? बाई जैमिन ने अपने बगल में बैठी दो महिलाओं को देखा और फिर आखिरकार कौशल को विकसित करने का फैसला किया। वैसे भी ये तथ्य कि कौशल विकसित हो सकते हैं कोई रहस्य नहीं था, बस शायद अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। 9 अवर्गीकृत आत्मा पत्थर उसके बैग से बाहर आए और हवा में तैरने लगे, इससे पहले कि वे शांगगुआन बिंग जू और वू येजुन की चकित आंखों के नीचे चमकने लगे। जब विकास प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो बाई जैमिन ने नए कौशल को देखा और पाया कि अब जोड़ 140 सहनशक्ति बिंदुओं के बजाय कांस्य त्वचा स्तर 5 ने उसे कुल मिलाकर जोड़ 160 सहनशक्ति अंक स्थायी रूप से दिए। एक ठोस 20 अंक का सुधार जो स्टेट पॉइंट्स में 10 स्तरों के बराबर था। यह एक कौशल का विकास था। शांगगुआन बिंग जू ने आश्चर्य से पूछा, ठीक है, बाई जैमिन ने सहजता से उत्तर दिया, कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं रखते हुए वह एक और विकास के साथ अपने बगल में बैठी महिलाओं को आश्चर्यचकित करने के लिए वापस लौटा। विकास आवश्यकताएं। स्वास्थ्य बढ़ावा अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 5। बाहरी सहायता के बिना स्वास्थ्य आंकड़े 150 अंक से अधिक पूर्ण। सोल स्टोन 15/15। प्रथम ऑर्डर सोल स्टोन 1/1। क्या आप हेल्थ बूस्ट कौशल को प्रथम क्रम तक विकसित करना चाहते हैं? एक ही विचार से अलग अलग ग्रेड के सोल स्टोन उसके बैग से उड़कर बाहर आ गए और घूमने लगे, जिससे एक अजीब हीरा बन गया जो अचानक उसके शरीर में प्रवेश कर गया। हेल्थ बूस्ट कौशल का प्रतिनिधित्व करने वाला रून चमक उठा और उसकी पूरी आत्मा शुद्ध हो गई क्योंकि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस होने लगा। सिर्फ एक कौशल के विकास ने बाई जैमिन को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। सोल रिकॉर्ड इतना अविश्वसनीय था। अलौकिक स्वास्थ्य प्रथम श्रेणी निष्क्रिय कौशल स्तर 1 आप पर उपचार कौशल के प्रभाव को 20% तक बढ़ाता है। जोड़ 120 स्वास्थ्य अंक स्थायी रूप से। अध्याय 162 विनाश के 5 किलोमीटर। बाई जैमिन ने नए सुपरह्यूमन स्वास्थ्य कौशल की विकास आवश्यकताओं की पुष्टि की, लेकिन ये देखते हुए कि उन्हें अवर्गीकृत आत्मा पत्थरों के अलावा प्रथम श्रेणी के आत्मा पत्थरों की भी आवश्यकता थी, उन्होंने अस्थायी रूप से रुकने का फैसला किया। हालांकि उसके पास अभी भी लगभग 7 फर्स्ट ऑर्डर सोल स्टोन बचे हुए थे, बाई जैमिन जानता था कि ऐसे सोल स्टोन वर्तमान में कीमती थे। जब तक कि फर्स्ट ऑर्डर के जीव अचानक दूसरे राक्षसों की तरह सामान्य नहीं हो जाते या उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि नहीं हो जाती, तब तक वह अपने सभी सोल स्टोन खर्च करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्हें स्वयं के लिए, अपने अधीनस्थों के लिए, यहां तक कि अन्य कौशल विकसित करने के लिए भी उपकरणों की आवश्यकता थी। वास्तव में यदि वे वर्तमान स्थिति में नहीं थे तो यह असंभव था कि वह अपनी सूची में मौजूद कुछ प्रथम श्रेणी आत्मा पत्थरों में से एक को खर्च कर पाते। तुम दोनों को ये भी देखना चाहिए कि क्या तुम्हारे निष्क्रिय कौशल में सुधार किया जा सकता है। बाई जैमिन ने अपने बगल में खड़ी दो महिलाओं को देखते हुए निर्देश दिया। जंगल में और अंदर जाने से पहले हमें जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनने का अवसर लेना चाहिए।
शांगुआन बिंग जू और वू येजुन ने एक साथ सिर हिलाया, फिर उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने अपने रिकॉर्ड नीचे सरकाने शुरू कर दिए। हालांकि वू येजुन के पास पहले कोई कौशल नहीं था, लेकिन प्लांट एम्पावरमेंट कौशल प्राप्त करने के बाद उसने नियमित रूप से अग्रिम पंक्ति में लड़ना शुरू कर दिया, इसलिए उत्परिवर्तित लाशों, उत्परिवर्तित जानवरों को मारकर और अधिक शक्तिशाली प्राणियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर वह धीरे धीरे कुछ उपयोगी निष्क्रिय कौशल भी हासिल कर रही थी। वास्तव में इन सोल स्टोन्स के साथ मैं कुछ कौशल बढ़ा सकता हूं, यहां तक कि अगले ऑर्डर में विकसित होना भी असंभव नहीं है। वो येजुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए और एक कड़वे लहजे में कहा, दुर्भाग्य से मेरे प्राकृतिक आंकड़े आवश्यकता तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ गया। बाय जैमिन ने समझकर सिर हिलाया। वास्तव में लिलिथ ने पहले ही उल्लेख किया था कि कौशल विकसित करना कोई सरल बात नहीं है, और वह ऐसा लगातार कर रहा था क्योंकि उसे अपने से अधिक शक्तिशाली प्राणियों से लगातार लड़ना पड़ रहा था। चूंकि उसका जीवन लगातार खतरे में था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि पुरस्कार अधिक आकर्षक थे। यही कारण था कि उसके प्राकृतिक आंकड़े उसके अपने स्तर के किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक थे। अन्यथा वह लगातार कौशल का स्तर बढ़ाने में भी सक्षम नहीं होता, ऑर्डर को अपग्रेड करना तो दूर की बात है। सूश सूश सूश। हवा अचानक तेज हो गई और शांगुआन बिंग जू की पतली कमर पर रखे चमड़े के बैग से कई आत्मा पत्थर उड़कर बाहर आ गए। चमक, ये है, बाय जैमिन ने खुद से कहा जब उसने चमकती हुई रोशनी को देखा और आत्मा के पत्थरों को ढांक लिया। हर बार जब कोई विकास होता था तो मन की गति के साथ साथ एक अजीब सी निकटता की भावना का वही अद्भुत प्रभाव उसे भर देता था। न केवल बाय जैमिन ने ऐसा महसूस किया, बल्कि वो येजुन और यहां तक कि लिलिथ भी इससे अलग नहीं थी। विकास प्रक्रिया के करीब होने मात्र से उन्हें जो अनुभूति हुई वह इतनी हार्दिक थी कि उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। टकराना। चमकदार रोशनी के विस्फोट के साथ शक्ति से भरे प्रकाश के कणों ने शांगुआन बिंग जू को घेर लिया, और जब उसने अपनी आंखें बंद रखीं, अपनी आत्मा के भीतर गर्मी की भावना का आनंद लेते हुए, उसका कौशल सफलतापूर्वक विकसित हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और बाय जैमिन और वू येजुन की ओर एक दुर्लभ मुस्कान के साथ देखने से पहले धीरे से आह भरी, ये हो गया। वू येजुन ने मुस्कुराकर उससे बधाई दी, जबकि बाय जैमिन ने बस उसकी ओर सिर हिलाया और आग्रह किया, चलो चलें। मैं कम से कम रात होने से पहले शिविर देखना चाहता हूं। उनके अंतिम शब्द मजाक के लहजे में कहे गए थे, लेकिन वे तीनों जानते थे कि यदि वुल्फ स्पाइडर जैसी स्थिति फिर से हुई तो संभव है कि वे घंटों चलने के बाद भी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। 3 लोगों का समूह जंगल में 2 घंटे से ज्यादा समय तक आगे बढ़ता रहा। दरअसल वुल्फ स्पाइडर के खून से सने इलाके को छोड़ने के लिए उन्हें कुल मिलाकर 30 मिनट लगे। उन 30 मिनटों में वे लगभग 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे। इसका मतलब था कि 5 किलोमीटर के भीतर सभी निम्न स्तर के दुश्मनों को बाय जैमिन के रक्त हेरफेर कौशल द्वारा मार दिया गया था। अपनी आंखों से ऐसी चीज देखने के बाद ही उसे अंततः ये समझ में आया कि लिलिथ जैसे शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी ने ऐसा क्यों कहा कि उसका कौशल उसके विश्वास से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब तक बाय जैमिन ने रक्त हेरफेर कौशल की पूरी क्षमता की केवल सतह को ही खरोचा था। ये कल्पना करना कि यह कौशल कितना शक्तिशाली होगा जब यह विकसित होगा और उच्च आदेशों तक पहुंच जाएगा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रास्ते में उन्हें कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। वे सभी स्वाभाविक रूप से जंगली जानवर थे जो मन के कारण उत्परिवर्तित हो गए थे और आत्मा शक्ति के अंतहीन अवशोषण के कारण लगातार विकसित हो रहे थे। आखिरकार बुद्धिमान प्राणियों के विपरीत, जो एक दूसरे को मारने के अलावा शब्दों से बहस कर सकते थे, मूर्ख जानवर अपना अधिकांश समय एक दूसरे से लड़ने, एक दूसरे को खाने और लगातार मजबूत होने में बिताते थे। इसका मतलब ये था कि उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही थी, लेकिन परिणामस्वरूप जो कुछ बचे थे वे और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनमें से कोई एक शक्तिशाली नहीं हो जाता, जो न केवल अत्यधिक शक्ति के साथ बल्कि तर्क और निर्णय की अपनी क्षमता के साथ एक भयानक अस्तित्व बन जाता है। लिलिथ ने उसे पहले बताया था कि दूसरे क्रम के जीव निर्णय ले सकते हैं और उनके विचार सरल होते हैं। हालांकि वे विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं थे,
न ही वे उन अवर्गीकृत लोगों की तरह अविश्वसनीय रूप से मूर्ख थे या पहले क्रम के लोगों की तरह आत्मघाती थे। सौभाग्यवश कोई भी शक्तिशाली प्राणी उनके रास्ते में नहीं आया। न ही ऐसा कोई उदाहरण था कि कीटों या जंगली जानवरों के बड़े झुंड अचानक प्रकट हुए और उन्होंने 3 लोगों के समूह पर हमला कर दिया। ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वू यीजुन ने एक पल के लिए रुककर आसपास का निरीक्षण किया और फिर अपने सामने एक अजीब चट्टान की ओर इशारा किया। मुझे याद है कि तब मैंने अपने दादाजी से कहा था कि इस चट्टान का आकार किसी एलियन जैसा है और 40 मिनट से भी कम समय में हम सैन्य क्षेत्र में पहुंच गए। बाई जेमिन और शांगुआन बिंग जू ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर एक दूसरे को चुपचाप देखने के बाद उस अजीब चट्टान को देखा। वाकई ये कार्टून जैसा एलियन लग रहा है। बाई जेमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस चट्टान को देखकर हंसे या रोए, जिसका सिर फूला हुआ था, आंखें उभरी हुई थीं और शरीर छोटा था। शांगुआन बिंग जू ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ने से पहले इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि तभी चारों तरफ से कई दहाड़ें गूंजने लगीं और उसकी हरकतें रुक गईं। गड़गड़ाहट। जमीन इतनी जोर से हिलने लगी मानो अचानक बहुत तेज भूकंप आ गया हो, जिससे वे तीनों असंतुलित हो गए। आह! वू यीजुन ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। वो लगभग गिरने ही वाली थी और जल्दी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त से लिपट गई। उसने कई बर्फ के खंभे बनाए जिन पर वे दोनों टिक गए। बाई जेमिन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने सामने देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। खुद के लिए भी अगर वह एक ही जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहे तो अपना संतुलन बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। इसलिए धरती के भयानक झटकों से निपटने के लिए उसके पास छोटे छोटे कदम बगल की ओर बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 163 संघर्ष। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, धरती पर भूकंप आ गया। इतना ही संयोग था। बाई जेमिन ने चुपके से उपहास किया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। वास्तव में ऐसा सोचने वाला केवल वही नहीं था। पहले तो अचानक आश्चर्यचकित होने के कारण अपना संतुलन खो देने के बाद शांगुआन बिंग जू ने तुरंत ही अपना संतुलन बनाए रखा और बाई जेमिन की तरह ही वह भी जिस जमीन पर खड़ी थी उस पर छोटे छोटे कदमों और नाजुक छलांगों के साथ चलने लगी। यद्यपि यह उसके लिए अपेक्षाकृत अधिक कठिन था, लेकिन वू यीजुन भी अपने बचपन की सबसे अच्छी दोस्त के बाद शीघ्र ही अपना संतुलन खोजने में कामयाब रही। रक्त इच्छा 21% 50%। वे आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे हैं। बाई जेमिन ने गंभीरता से घोषणा की जब उसका द्वितीय आदेश निष्क्रिय कौशल काम में आया। शांगुआन बिंग जू ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी जैसे ही उसने आगे देखा और जरूरत पड़ने पर वू यीजुन की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। धमाका, 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 धमाका। न केवल जमीन हिली बल्कि आसपास के विशाल पेड़ भी धराशायी हो गए। उनमें से कुछ तो सीधे हवा में उड़ गए और फिर कई 100 मीटर दूर एक तेज धमाके के साथ गिरे। मेरा खतरा बोध कौशल अब तक सक्रिय नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे क्रम का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। बाई जेमिन ने चुपचाप सोचा और अपनी कमर पर बंदी म्यान से अपनी विश्वसनीय तलवार निकाली। कुछ ही सेकंड बाद दुश्मन 3 लोगों के समूह के सामने आ गए। जैसा कि बाई जेमिन ने कहा था, उनमें से बहुत सारे थे। वहां उत्परिवर्तित सफेद भेड़िए, नीले फर वाले भेड़िए, उत्परिवर्तित कुत्ते, उत्परिवर्तित बिल्लियां, यहां तक कि मीटर ऊंची चींटियां भी थीं। हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाले 10 सामने से हमला करने वाले दुश्मन थे। उनमें से 2 खास थे। 2-3 मीटर लंबे बैल जिनकी त्वचा लावा की तरह लाल थी, 3 लगभग 4 मीटर लंबे गेंडे जिनकी पीठ पर एक अजीब धातुई काला रंग चमक रहा था और उनकी नाक के ठीक ऊपर एक विशाल धातुई ग्रे सींग था, 3 शेर जो 2 लाल चमड़ी वाले बैलों के समान ऊंचाई के थे, लेकिन उनके फर पर बर्फ जमी हुई थी और जिनकी आंखें आसमान की तरह नीली थीं, और 2 विशाल 10 मीटर लंबे हाथी जो जीवित प्राणियों के बजाय स्टील की मशीनों की तरह लग रहे थे, जिनके मुंह के दोनों ओर 2 बड़े हाथीदांत निकले हुए थे। प्रथम श्रेणी के प्राणियों की कतार देखकर बाई जेमिन ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। उनके लिए उन्हें हराना अपेक्षाकृत आसान था। समस्या ये थी कि 3 बर्फीले शेरों के स्पष्ट रूप से कमजोर फर को छोड़कर अन्य 7 राक्षस ताकत और रक्षा पर केंद्रित थे। इसका मतलब ये था कि उनके लिए उन्हें एक ही वार से खत्म करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा।
आखिरकार उसकी जुबान तलवार की धार राक्षसों की रक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो स्पष्ट रूप से स्तर 50 के करीब थे। इसके अलावा 10 प्रथम आदेश दिग्गजों के अलावा लगभग 200 अन्य दुश्मन भी थे जो किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे, और यदि वे एकजुट हो जाएं तो वे एक ऐसी ताकत बन जाएंगे जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं 200 छोटे लोगों का ख्याल रखूंगा। शांगुआन बिन जू उसके पास खड़ा था और उसने घोषणा की, हालांकि यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं स्वीकार करना चाहता हूं, लेकिन तुम वास्तव में अधिक शक्तिशाली हो। तुम 10 नेताओं के खिलाफ लड़ सकते हो। अगर तुम अपना काम पहले खत्म कर लेते हो तो तुम मेरी मदद करोगे। अगर मैं अपना काम पहले खत्म कर लेता हूं तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कैसा रहेगा? बाय जैमिन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और तभी उसे याद आया कि वह अकेला नहीं था। उसके साथ लड़ रहा एक और प्राणी था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, कम करके नहीं आंका जा सकता था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मन को नियंत्रित करने की प्रतिभा उससे भी बेहतर थी। मैं भी लड़ूंगा। वो येजुन ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे कदम बढ़ाया। हालांकि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनमें से 2 या 3 को मारने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि वो येजुन का स्तर केवल 23 था और वह अभी भी फर्स्ट ऑर्डर से बहुत दूर थी, लेकिन उसका कौशल प्लांट एम्पावरमेंट इस तरह के हरियाली से भरे जंगल में उसकी शक्ति को नई ऊंचाइयों तक बढ़ा सकता था। इसलिए बिना विकसित हुए कई स्तर 24 या 25 उत्परिवर्तित जानवरों से लड़ना भी उसके लिए असंभव काम नहीं होगा। बाय जैमिन ने अपनी तलवार फिर से म्यान में डाली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने जाऊंगा। शांगुआन बिन जू ने उसके बेशर्म आत्मविश्वास को सुनकर चुपके से अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन खंडन करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की चमक थी और वह बिना इंतजार किए आगे बढ़ गई। बर्फ भाला। उसकी ठंडी आवाज आसपास के वातावरण में गूंज उठी और उसके नाजुक हाथ की एक लहर से 10 बर्फ के भाले हवा में प्रकट हुए और 10 अलग अलग दुश्मनों की ओर निकल पड़े। विकास के पहले सच्चे चरण को पार किए बिना ही 4 उत्परिवर्तित भेड़ियों, 3 उत्परिवर्तित कुत्तों और 3 उत्परिवर्तित बिल्लियों, जिनकी विशेषज्ञता चपलता थी, को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला जब उनके सिर को छेद दिया गया और बर्फ के एक टुकड़े में जमा दिया गया जो जल्द ही उनके पूरे शरीर पर फैल गया। आपने डार्क वुल्फ स्तर 23 की आत्मा शक्ति प्राप्त कर ली है। चपलता जोड़ 4। आपने स्पीड कैट लेवल 24 की सोल पावर प्राप्त कर ली है। चपलता जोड़ 3। आपने कृपान दांतेदार कुत्ते की आत्मा शक्ति स्तर 25 प्राप्त कर ली है। शांगुआन बिन जू की आंखें चमक उठीं, पलक झपकते ही 10 संदेश उसके रेटिना से गुजर गए। उसके लाल होंठ एक आकर्षक मुस्कान में बदल गए, जिसे दुर्भाग्य से केवल उसके सामने खड़े जानवर ही सराह सकते थे। फर्स्ट ऑर्डर में आने के बाद से यह पहली बार था जब उसने लड़ाई लड़ी थी, और ये देखते हुए कि उसे स्तर 20 से ऊपर के दुश्मनों को हराने के लिए अतीत में जितनी मैना की आवश्यकता होती थी, उसका केवल आधा ही खर्च करना पड़ा, वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। इसके अलावा उन सभी को उसके हाथों की एक साधारण लहर से मार दिया गया था, जो कि अतीत में उसके लिए भी कठिन था क्योंकि उसका स्तर 25 पर अटका हुआ था और इससे आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। वो येजुन भी बेकार नहीं खड़ी रही। उसने अपनी कमर के चारों ओर बंदी चमड़े की थैली खोली और एक हाथ से अपने सामने इशारा करते हुए कई दर्जन छोटे बीज निकाले। उन्हें पकड़ें। उसके आदेश पर मोटे चारे के बीच की बेलें जीवित हो उठीं और सांपों की तरह जमीन पर रेंगने लगीं, फिर तीनों उत्परिवर्तित जानवरों के शरीर के चारों ओर लिपट गईं। 20वें स्तर से ऊपर के प्राणी उग्रता से दहाड़ने लगे और पूरी ताकत से लड़ने लगे, जिससे उन्हें रोके रखने वाली वो येजुन शक्तियुक्त बेलें टुकड़ों में टूटने लगीं। तभी 40 से अधिक छोटे बीज एक तीव्र फ्लोरोसेंट हरे रंग की चमक के साथ चमक उठे और वो येजुन के आदेश के तहत उसके हाथ से इतनी तेजी से बाहर निकले कि एक सामान्य जीवित प्राणी के लिए उसे देख पाना असंभव था। कुछ सशक्त बीजों ने उत्परिवर्तित जानवरों के पैरों, पीठ, कानों और शरीर के अन्य अंगों पर प्रहार किया। खून बेकाबू होकर बहने लगा और जीव दर्द और क्रोध में तड़पने लगे। हालांकि राक्षसों का संघर्ष सिर्फ 1 सेकंड तक चला क्योंकि अगले ही पल कई और बीज आसमान में फैल गए और उनके सिर में घुस गए। हालांकि वे छोटे थे, लेकिन सशक्त बीज वास्तव में कठोर और शक्तिशाली थे, इसलिए तीनों उत्परिवर्तित राक्षसों के सिर छेदों से भर गए और उनके बेजान शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गए।
बाई जैमिन ने बिजली की गति से सामने आ रही स्थिति का सर्वेक्षण किया और सोचा कि दोनों महिलाएं शायद अकेले ठीक होंगी। इसके अलावा शांगगुआन बिंग जू की उपस्थिति के साथ वू येजुन की सुरक्षा व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित थी, इसलिए वह उत्परिवर्ती जानवरों के झुंड के 10 नेताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। जैसे ही वह थोड़ा नीचे और आगे की ओर झुका, उसके पैरों की मांसपेशियां अधिकतम तनाव में आ गईं। युद्ध के उत्साह से उसका खून उबलने लगा, शायद यह उसके ब्लड बर्स्कर की अनूठी क्लास का असर था। टकराना। एक धमाके के साथ, जिसने उसके चारों ओर कई मीटर तक धरती को हिला दिया तथा लगभग 10 मीटर लंबी बारीक दरारें पैदा कर दी, बाई जैमिन अपने स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल वह 2 रोबोट जैसे दिखने वाले हाथियों में से एक के सामने आ गया। बाई जैमिन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने दोनों हाथों से उस प्राणी के दोनों हाथी दांतों को कसकर पकड़ लिया। धमाका। उसी समय जब दोनों के शरीर ने जमीन को समतल कर दिया, जिससे कई मीटर व्यास का एक बड़ा छेद बन गया, जिसके केंद्र में वे थे, रोबोट जैसे दिखने वाले हाथी के हमले और बाई जैमिन के हमले के बीच टकराव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ। शॉकवेव ने 200 मीटर के आसपास के पेड़ों को नष्ट कर दिया और कई उत्परिवर्तित जानवर, जिनकी संरचना कमजोर थी, खूनी मांस के टुकड़ों में फट गए। अध्याय 164 रक्त बरसकर की शक्ति। धमाका। बाई जैमिन और विशालकाय रोबोट जैसे दिखने वाले हाथी की नजरें उसी क्षण मिली जब उनके शरीर आपस में टकराए। भविष्यदर्शी दिखने वाले हाथी ने अपने सामने खड़ी छोटी चींटी को उड़ाने के लिए जोर से जमीन पर पैर पटका, लेकिन उससे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ति उसके शत्रु को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब तक 2 हाथी जिनके शरीर पर एक अजीब धातु का कवच था, हमेशा अपने दुश्मनों को उड़ाने में सक्षम थे। उनके भयानक हमले कुल विनाश का प्रतिनिधित्व करते थे और जो कुछ भी उनके रास्ते में आता था, वह तुरंत डूब जाता था। दोनों प्राणी इस पूरे जंगल में 2 छोटे अधिपति थे और यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के जानवरों के बीच भी वे बाकी लोगों द्वारा सम्मानित थे। हालांकि उन भयानक राक्षसों में से एक को एक और कदम आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया गया था। विशालकाय हाथी ने अपना मुंह खोला, जिसमें किसी अन्य प्राणी का खून भरा हुआ था, जिसे उसने संभवतः हाल ही में खाया था, और दहाड़ने लगा। जितना चाहो दहाड़ना चाहो करो, बाई जैमिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसके बाल उसके दुश्मन की दहाड़ से हिल रहे थे। बिना किसी चेतावनी के उसने भी युद्ध की हुंकार भरी और एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसकी सभी मांसपेशियां अधिकतम संभव सीमा तक फूल गईं। विशालकाय हाथी की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एक छोटा सा कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका एक पिछला पैर इतना हल्का पीछे हटा कि यह लगभग अगोचर था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो हुआ था। बाई जैमिन मुस्कुराया और एक और कदम आगे बढ़ाया, जिससे विशालकाय जानवर एक और छोटा कदम पीछे हट गया और झुंड के पीछे से हमला कर रहे कुछ अवर्गीकृत उत्परिवर्ती जानवरों को कुचल दिया। दूसरे बख्तरबंद हाथी ने गुस्से से दहाड़ लगाई, क्योंकि उसने देखा कि उसके साथी बख्तरबंद हाथी को पीछे धकेला जा रहा है और उसने अपना हमला करने का रास्ता बदल दिया। दूसरी गर्जना के साथ, जिसने एक सामान्य व्यक्ति के कान के पर्दे को कुचलने में सक्षम शॉकवेव भेजे, प्राणी ने अपना सिर नीचे किया और अपने दोनों हाथी दांतों को सामने की ओर इशारा किया और खून से लथपथ आंखों से बाई जैमिन को देखा। इसी समय 4 घर के आकार के प्रथम आदेश शेरों ने अपने कदम धीमे कर दिए, जिससे धूल का एक बादल उठा और वे बवंडर की गति से बाई जैमिन की ओर बढ़े, तथा उनके हर कदम के साथ जमीन जमती जा रही थी। लाल त्वचा वाले 2 बैल और 3 काले कवच वाले विशाल गेंडे भी दहाड़ते हुए दूसरे रोबोट हाथी और 3 प्रथम श्रेणी के शेरों के ठीक पीछे बाई जैमिन की ओर दौड़े। शांगगुआन बिंग जू और वू येजुन अपनी त्वचा में झुनझुनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उन्होंने विशालकाय राक्षसों को एक ही दिशा में भागते हुए देखा, जिनका उद्देश्य बाई जैमिन को कुचलना था, जिसका आकार तुलनात्मक रूप से एक चींटी के बराबर था। सूश सूश। प्रथम श्रेणी के 4 शेरों की आंखें नीली चमक से चमक उठीं और भयंकर गर्जना के साथ जमीन से कई विशाल बर्फ के टुकड़े निकले और बाई जैमिन के शरीर में निर्दयतापूर्वक घुस गए। जैसे ही वह घायल होने वाला था, टूटी हुई कांस्य घंटी उसकी जेब से बाहर निकली और उसके सिर के ऊपर तैरने लगी, जिससे एक पीले रंग का अवरोध बन गया। धमाका 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 धमाका।
1 मीटर से अधिक मोटी बर्फ की नुकीली छड़ें अवरोधक से टकराईं और धीरे धीरे सुरक्षात्मक परत पर दरारें फैलने लगीं, जिससे दबाव के कारण शीघ्र ही ढहने का खतरा पैदा हो गया। भाई जेमिन ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और बिना हिले डुले अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि अवरोध ने उसे प्रथम आदेश के शेरों के हमलों से मात्र 5 सेकंड तक बचाया। उसके बाद अवरोध अंततः टुकड़ों में टूट गया और टूटी हुई कांस्य घंटी बिना किसी शक्ति के उसकी जेब में वापस चली गई। तभी दूसरा रोबोट हाथी आगे बढ़ा और बाय जेमिन हंस पड़ा। उसने रोबोट हाथी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था, उसे दबाना बंद कर दिया और अपनी अनस्टॉपेबल फ्रंट चार्ज स्किल को सक्रिय कर दिया। स्वूश! उसका शरीर एक छाया में बदल गया जो जमीन पर फिसलकर रोबोट हाथी के शरीर के नीचे से गुजर गया, जिसे रोका जा रहा था। सिर्फ 0.01 सेकंड में बाय जेमिन उसके 10 मीटर पीछे दिखाई दिया। धमाका! गर्जन! तभी बस एक क्षण बाद ही बाय जेमिन के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एक भयानक दहाड़ सुनाई दी जो दर्द से भरी हुई थी। ये पता चला कि आगे बढ़ता हुआ दूसरा रोबोट हाथी वास्तव में अपने हमले को रोकने में असफल रहा, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि उसका लक्ष्य इतने कम समय में बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। इसलिए उसके 2 चमकदार हाथीदांत पहले रोबोट हाथी के स्पष्ट रूप से अभेद्य कवच को भेद गए, जिससे बाय जेमिन मुकाबला कर रहा था। लेकिन ये सब नहीं था। जब पहले रोबोट हाथी को उसी प्रजाति के उसके साथी ने पेट में गहरी चोट पहुंचाई, तो उसे बाईं ओर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा और परिणामस्वरूप काले कवच वाले गैंडों में से एक ने उसे जोर से मारा और उसे 20 मीटर से अधिक दूर तक उड़ा दिया। जहां तक बाय जेमिन का प्रश्न है, वह 4 प्रथम श्रेणी शेरों में से एक के ठीक सामने प्रकट हुआ था। जानवर की नीली आंखें एक छाया के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित हो गईं, जो उसकी पुतलियों में बड़ी और बड़ी होती गई, और जैसे ही वह काटने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया। अपने दांत पीस लो, जंगल के राजा! बाय जेमिन जोर से हंसा और जुवान तलवार को म्यान से बाहर निकाला। उसका पूरा शरीर एक घूमते हुए लट्टू की तरह घूम गया और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से तिरछे वार किए। धमाका! जब जुवान तलवार की धातु की धार पहले आदेश के शेर के सिर पर लगी, तो एक गहरा खूनी घाव दिखाई दिया। हालांकि समय की एक झलक भी नहीं बीती थी कि जानवर का पूरा सिर हजारों टुकड़ों में टूट गया। विकसित हुए राक्षस के लाल रक्त और मांस ने पूरे युद्ध क्षेत्र को दूषित कर दिया और अब सिरविहीन 3 मीटर का शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गया। इस प्रक्रिया में वह कई पेड़ों से टकराया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। आपको फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉस्ट कंट्रोल लान लेवल 44 की सोल पावर प्राप्त हुई है। आपने जोड़ 1 शून्य ताकत, जोड़ 1 चपलता, जोड़ 4 सहन शक्ति, जोड़ 4 स्वास्थ्य, जोड़ 4 मन प्राप्त किया है। अगर यह सामान्य समय होता तो बाय जेमिन निश्चित रूप से एक ही हमले में और इतने सरल तरीके से फ्रॉस्ट कंट्रोल लान की जान नहीं ले पाता। हालांकि ब्लड विल द्वारा उसे दी गई बढ़ी हुई शक्ति के साथ साथ तलवार का उपयोग करने से 20% बढ़ी हुई आक्रमण शक्ति के साथ, जो उसके ब्लड बरसेकर वर्ग ने उसे निष्क्रिय रूप से प्रदान की थी, स्थिति अलग थी। वर्तमान में उसकी आक्रमण शक्ति लगभग 40% अतिरिक्त है। गर्जन! प्रथम श्रेणी के 10 जानवर एक साथ क्रोध और दहाड़ने लगे और उसकी ओर रक्तरंजित आंखों से देखने लगे। बाय जेमिन ने उनकी ओर देखा और उसके होठों पर एक पीड़ादायक मुस्कान उभरी, जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और घायल हाथी की ओर इशारा किया, जो उसकी ओर ऐसे देख रहा था मानो वह अपनी आंखों से उसे खा जाना चाहता हो। दुर्भाग्यवश उस जानवर में ऐसी कोई क्षमता नहीं थी। मर जाओ! बाय जेमिन ने घोषणा की और सीधे 100 मन अंक खर्च कर दिए। घायल रोबोट हाथी के शरीर से बहता रक्त उसके आदेश पर क्रम से चलने लगा और मानो असंख्य छोटे छोटे धागे जानवर के मांस में कटने लगे, जो शीघ्र ही तेज दर्द के साथ अनियंत्रित रूप से बहने लगे। हालांकि इसका अनियंत्रित आवेश 2 सेकंड भी नहीं चला, क्योंकि अगले ही पल इसका शरीर कांप उठा और भारी होकर आगे की ओर गिर पड़ा, क्योंकि इसमें से जीवन की चमक चली गई, जबकि आत्मा शक्ति का एक गोला बाय जेमिन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अध्याय 165 भयावह गति। आपको प्रथम आदेश बख्तरबंद हाथी स्तर 48 की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। आपने शक्ति जोड़ 1 5, सहन शक्ति जोड़ 1 0, स्वास्थ्य जोड़ 1 0 प्राप्त किया है।
बाई जेमिन द्वारा अपने रक्त हेरफेर कौशल के तहत बनाए गए खून के पतले लेकिन डरावने धागों से फर्स्ट ऑर्डर आर्मर्ड एलिफेंट के पहले से ही घायल शरीर के अंदरूनी हिस्से फट गए और उसका दिल पूरी तरह से नष्ट हो गया। वास्तव में बाई जेमिन को अपने दुश्मन को मारने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी और यही कारण था कि उसने एक ही बार में इतना सारा मन खर्च कर दिया। अन्यथा लागत काफी कम होती। हालांकि वर्तमान स्थिति ने बाई जेमिन को आराम करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यद्यपि वह मजबूत था फिर भी उसे एक ही समय में कई प्रथम आदेश अस्तित्वों का सामना करना पड़ रहा था। तीनों फ्रॉस्ट कंट्रोल शेरों ने एक साथ दहाड़ लगाए और एक शक्तिशाली बर्फीली सांस छोड़ी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा देने में सक्षम थी। वास्तव में हालांकि जमी हुई सांस ने जमीन को नहीं छुआ था और 2 मीटर से अधिक ऊंचाई से गुजरी थी, लेकिन 5 मीटर से अधिक मोटी एक मोटी रेखा ने हर उस हिस्से को ढक दिया था जिससे वह गुजरी थी, मानो वह बर्फीली बर्फ की लेजर किरण हो। बाई जेमिन ने जब इस जादुई हमले का पर्यावरण पर पड़ने वाले भयानक प्रभाव को देखा तो उसने इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत ही उस फ्रॉस्ट कंट्रोल शेर की लाश पर पैर रखा जिसे उसने कुछ देर पहले ही मारा था, ताकि वह खुद को बगल की ओर धकेल सके। हालांकि उसने अभी भी उस गति को बहुत कम आंका था जिस पर 3 जमी हुई सांसें उड़ रही थीं। हालांकि हमला सीधे उस पर नहीं हुआ, लेकिन केवल उसके शरीर के संपर्क में आने वाली नजदीकी आभा ने उसके ऊपर बर्फ की एक पतली परत दिखाई। लानत है, वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। उसके काले बालों में अब हल्के नीले रंग की एक पतली परत थी, बिल्कुल उसके पूरे कोट की तरह। उसकी हरकतें स्वाभाविक रूप से धीमी हो गईं और एक त्वरित विश्लेषण के बाद बाई जेमिन को अपने बेहद निराश होने का एहसास हुआ कि वास्तव में उसने अपनी गतिशीलता का 15% खो दिया था। हालांकि मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन बेहतर होगा कि मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूं। बाई जेमिन ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसे दुर्घटना होने का डर था और यही कारण था कि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर प्राणियों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, खास तौर पर उनके अप्रत्याशित कौशल। गर्जन। जैसे ही बाई जेमिन ने ये सोचा, लाल त्वचा वाले 2-3 मीटर के बैलों ने एक अजीब सी दहाड़ लगाई और उनकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। उनके शरीर पर एक अजीब सी लाल आभा चमक उठी और दोनों जानवरों की गति और भी तेज हो गई, साथ ही उनके शरीर लगभग 1 मीटर लंबे हो गए। 3 काले कवचधारी गेंडे और अंतिम प्रथम श्रेणी कवचधारी हाथी ने आक्रमण की मुद्रा में अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर तेजी से आक्रमण करने लगे। फ्रॉस्ट कंट्रोल लायंस भी अपने पिछले हमले के बाद नहीं रुके और तुरंत फिर से आसमान की ओर दहाड़ने लगे। दर्जनों छोटे पतले बर्फ के भाले उनके सिर के ऊपर दिखाई दिए और बाई जेमिन की ओर फट पड़े। बाईं ओर से, दाईं ओर से और सामने से बाई जेमिन पर पीछे से छोड़कर हर तरफ से हमला किया गया। हालांकि पीछे हटने के बजाय उसने सूंघकर पहली बार एक भयानक कौशल का इस्तेमाल किया जो उसने कुछ समय पहले ही हासिल किया था। वास्तव में ये कौशल एक निश्चित दृष्टिकोण से उनके शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली कौशल था। 40 स्टेमिना अंक सीधे खर्च करने के बाद उसकी आत्मा में रून चमक उठा जो सक्रिय कौशल द्वितीय क्रम बिजली आंदोलन स्तर 5 का प्रतिनिधित्व करता था। उस क्षण सब कुछ धीमा हो गया प्रतीत हुआ। हालांकि बाई जेमिन को पता था कि यह उसके आसपास की दुनिया के बारे में उसकी अपनी धारणा थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ धीमा हो गया था, बल्कि ऐसा था कि वह अचानक विस्फोटक रूप से तेज हो गया था। उसके शरीर के ऊपर छोटी नीली बिजली लगातार शरारती सांपों की तरह चमक रही थी। ये सभी बिजली की चमक उसके शरीर के अंदर गायब हो गई और उसके पूरे शरीर को एक अजीब सी घबराहट की स्थिति में रखा। बाई जेमिन की आंखें चमक उठीं और एक हल्का सा कदम आगे बढ़ाते ही उसका शरीर एक पल के लिए कांप उठा। धमाका, 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 धमाका। 2 हिम नियंत्रक शेरों द्वारा बनाए गए जादुई बर्फ के भाले जोर से जमीन पर गिरे और एक बड़ा सा बर्फीला बादल धीरे धीरे आसमान में उठ गया। सूश। यदि उसके शरीर पर छोटी छोटी चटकती बिजली की चमक न होती तो लगभग अगोचर ध्वनि के साथ बाई जेमिन फ्रॉस्ट कंट्रोल शेरों में से एक के सिर के ठीक ऊपर प्रकट हुआ। जानवर को यह भी पता नहीं था कि उसका दुश्मन उसके ठीक ऊपर था, क्योंकि वह अभी भी उसी क्षेत्र की ओर बर्फ का जादू कर रहा था, ठीक उसी प्रजाति के अपने साथियों की तरह। धमाका।
बाय जैमिन ने एक बार नहीं, बल्कि सिर्फ एक सेकंड में 200 से ज्यादा बार दोनों मुट्ठियां आगे की ओर घुमाईं। नतीजा एक जबरदस्त धमाका हुआ जो पिछले सभी धमाकों से भी ज्यादा शक्तिशाली था और फ्रॉस्ट कंट्रोल लॉयन का सिर पिछले वाले की तरह ही 1000 टुकड़ों में फट गया। आपको फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉस्ट कंट्रोल लान लेवल 45 की सोल पावर प्राप्त हुई है। आपने जोड़ 5 स्ट्रेंथ, जोड़ 3 चपलता, जोड़ 1 स्वास्थ्य, जोड़ 1 मन प्राप्त किया है। अब 280 से ज्यादा चपलता बिंदुओं के साथ बाय जैमिन एक भूत की तरह था। दूसरे फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्वों के पास उसकी हरकतों को नोटिस करने का कोई तरीका नहीं था और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, आखिरी फ्रॉस्ट कंट्रोल शेर का सिर भी खून से लथपथ होकर फट गया, जिससे जमीन लाल हो गई। आपको प्रथम आदेश फ्रॉस्ट कंट्रोल शेर स्तर 44 की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। अब और कोई आंकड़े नहीं हुआ। बाय जैमिन की आवाज युद्ध के मैदान में गूंजी, लेकिन उसका शरीर मुश्किल से दिखाई दे रहा था, सिवाय छोटी नीली बिजली के निशान के जो वह जहां भी गुजरता था पीछे छोड़ जाता था। शांगगुआन बिन जू और वू यीजुन ने सभी अवर्गीकृत दुश्मन जानवरों का लगभग सफाया कर दिया था, अब केवल 100 ही बचे थे। हालांकि वू यीजुन थोड़ी सी सांस ले रही थी, फिर भी उसने मन के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखाए, जो स्वाभाविक था क्योंकि वह कुछ घंटों पहले इससे कहीं ज्यादा भयानक अनुभव से गुजरी थी। हालांकि दोनों महिलाओं की हरकतें एक क्षण के लिए रुक गईं क्योंकि वे अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध थीं। शांगगुआन बिन जू खुद भी एक शक्तिशाली फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्व थी और फर्स्ट ऑर्डर के बीच एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति थी, लेकिन वह भी बाय जैमिन का एक निशान भी मुश्किल से पहचान पाती थी। उसे आश्चर्य, भय और निराशा हुई जब उसने महसूस किया कि यदि वह चाहे तो वह एक भी बार जीवित नहीं रह पाएगी। ये कौन सा कौशल है? वह हैरानी से बुदबुदाई जब उसने देखा कि बिजली लगातार चमक रही है। बाय जैमिन रुका नहीं। वह आगे झुका और एक झटके में आखिरी बचे हुए फ्रॉस्ट कंट्रोल शेर के ठीक नीचे आ गया और अपनी पूरी ताकत से जुबानेवान तलवार को ऊपर की ओर घुमाया। टकराना। प्रथम आदेश फ्रॉस्ट कंट्रोल शेर का शरीर जमीन से 10 फीट ऊपर उठ गया और वह दर्द से दहाड़ने लगा, क्योंकि उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके पेट से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। रक्त भाले। बाय जैमिन ने अंतिम जीवित प्रथम आदेश बख्तरबंद हाथी की ओर बढ़ते हुए अपने पीछे इशारा किया और चिल्लाया, सूश सूश सूश। हिम नियंत्रण सिंह की हल्की ठंडी आभा के साथ लाल रक्त बह निकला, जिससे दर्जनों रक्तरंजित भाले बन गए और अपने हाथों की एक लहर से उसने पहले से ही घायल जानवर के शरीर को छेद दिया। शेर दर्द से दहाड़ने लगा और जमीन पर लौटने लगा, उसकी सारी युद्ध शक्ति समाप्त हो गई और कुछ ही क्षण बाद उसकी मृत्यु हो गई। आपको प्रथम आदेश फ्रॉस्ट कंट्रोल शेर स्तर 45 की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे ही आत्मा रिकॉर्ड का संदेश उसकी रेटिना में चमका, बाय जैमिन आसमान में ऊंची छलांग लगा चुका था और वर्तमान में बख्तरबंद हाथी की ऊपरी पीठ के साथ दौड़ रहा था। अध्याय 166 विनाश भाग 1। अंतिम जीवित बख्तरबंद हाथी को अपने शरीर के ऊपर खड़े अपने घृणित शत्रु का आभास हो गया, इसलिए वह तुरंत कांपने लगा क्योंकि उसके विशाल मुंह से क्रोध भरी दहाड़ें निकल रही थीं। बाय जैमिन बुरी तरह हिल गया, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और जानवर की कठोर धातु जैसी त्वचा को पकड़ लिया, क्योंकि वह लगातार उसके सिर की ओर बढ़ रहा था। बख्तरबंद हाथी को जल्द ही एहसास हो गया कि उसके प्रयासों को विफल किया जा रहा है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूंछ और लंबी नाक को अपनी पीठ की ओर घुमाया, जिसका उद्देश्य या तो चींटी को शरीर से बाहर निकालना था या उसे कुचलकर मार डालना था। सौभाग्य से बाय जैमिन पहले से ही तैयार था, इसलिए उसके नियंत्रण में 4 रक्त ढालें उसके शरीर के ठीक ऊपर उसकी पीठ के पीछे उड़ गईं, एक दूसरे के ऊपर, जिनके बीच में थोड़ी हवा का अंतर था। टकराना टकराना टकराना। जानवर की पूंछ और नाक ने आसानी से पहले और दूसरे रक्त ढाल को भेद दिया, उन्हें नष्ट कर दिया और उसकी पीठ पर पहले से मारे गए फ्रॉस्ट कंट्रोल शेरों में से एक का खून छिड़क दिया। तीसरी ढाल भी पुनः तरल बूंदों में चूर्णित हो गई, किंतु राक्षस के 2 भौतिक हथियारों की शक्ति में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। जब उन्होंने चौथी और अंतिम ढाल पर प्रहार किया था, यद्यपि वे उसे तोड़ने में सफल रहे, परंतु उसे और अधिक नहीं तोड़ पाए, इसलिए बख्तरबंद हाथी को उन्हें एक बार फिर हिलाने के लिए अपनी नाक और पूंछ को पीछे हटाना पड़ा।
हालांकि बाई जेमिन को विशालकाय राक्षस के सिर तक सफलतापूर्वक पहुंचने और अपनी तलवार से पूरी शक्ति से वार करने के लिए बस इतना ही करना पड़ा। झनकार। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, जुआनयुआन तलवार की नोक जरा भी अंदर घुसने में विफल रही और एक पतले सफेद बिंदु को छोड़कर कुछ और नहीं हुआ। बाई जैमिन ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए और बिना किसी क्षमता के तेजी से वार करना शुरू कर दिया और तलवार का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे कि वह बेसबॉल बैट हो। बूम बूम बूम। भयानक गति से हमले तेजी से बढ़ते गए जब तक कि प्राणी के सिर को ढकने वाला धातु कवच टूट नहीं गया, जिससे अंदर का कोमल लाल मांस दिखाई देने लगा। बाई जैमिन ने फायदा उठाया और तुरंत ही 100 मन पॉइंट खर्च करके खून को उलट दिया और कई खूनी भाले बनाए जो राक्षस के मस्तिष्क में घुस गए, जिससे वह तुरंत मर गया। विशालकाय प्राणी का शरीर नीचे गिरा, जिससे धूल का एक विशाल बादल उठा और जमीन जोर से हिलने लगी। आपको प्रथम आदेश बख्तरबंद हाथी स्तर 50 की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। आपने शक्ति जोड़ 10, सहन शक्ति जोड़ 10, स्वास्थ्य जोड़ 5 प्राप्त किया है। हवा में बाई जैमिन को सोल रिकॉर्ड से संदेश मिला और वो मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। उसका दिल डर से भर गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह बख्तरबंद हाथी पहले आदेश और दूसरे आदेश के बीच की दहलीज पर एक अस्तित्व था, जो एक भयानक प्राणी बनने से बस एक कदम दूर था। वह अभी जमीन पर पहुंचा ही था कि 2 फर्स्ट ऑर्डर बैलों के क्रोधित हमले ने उसका स्वागत किया। हालांकि सूश सूश हवा जोर से चल रही थी और दोनों प्राणी आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनके शरीर 2 हिस्सों में कट गए। खून के साथ साथ मांस और आंतरिक अंग भी जमीन पर फैल गए और खून के उस तालाब में मिल गए जो इतने सारे विशाल प्राणियों के लगातार खूनी जमाव के कारण बनना शुरू हो गया था। आपको फर्स्ट ऑर्डर इम्पेट्स ऑरा लेवल 38 की सोल पावर प्राप्त हुई है। आपको फर्स्ट ऑर्डर इम्पेट्स ऑरा लेवल 39 की सोल पावर प्राप्त हुई है। बाई जैमिन रुक गया और अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा। उसके दाहिने हाथ में जुआनयुआन तलवार हाल ही में मारे गए दुश्मनों के खून से लथपथ थी। मानो उन्हें मौत के डर का मतलब ही नहीं पता था। 3 काले कवच वाले गैंडे और युद्ध के मैदान में मौजूद एकमात्र दुश्मन फर्स्ट ऑर्डर के प्राणी जोर से दहाड़ते हुए आगे बढ़े। उनके खुरों ने उनके पैरों के निशान गहरे कर दिए और हर हरकत से धरती हिल गई। इतने बड़े आकार के भयानक प्राणियों को देखना ही किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था। ये बात और भी सच है कि इंसानों की शारीरिक बनावट जानवरों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है, जिसे आत्मा रिकॉर्ड भी नहीं बदल सकता। ज्यादातर मामलों में जब एक ही स्तर का इंसान और जानवर एक दूसरे से भिड़ते हैं, तो जानवर के जीतने की संभावना ज्यादा होती है। ये जन्मजात गुण थे जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। बेशक ऐसी प्रजातियां भी थीं जो इंसानों से अलग नहीं थीं और उनकी शारीरिक बनावट भी भयानक थी। हालांकि ये दूसरी दुनिया की चीज थी, न कि धरती की जहां बाई जैमिन का जन्म हुआ था। बाई जैमिन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, 3 काले कवच वाले गैंडों के साथ करीबी लड़ाई में उलझा रहा। जानवरों के पास विशेष रूप से भयानक रक्षा थी और उनकी ताकत राक्षसी थी। हालांकि बाई जैमिन की चपलता उसके बिजली आंदोलन कौशल के उपयोग के तहत एक दूसरे आदेश के अस्तित्व के बराबर थी। इसलिए 3 जानवर उसे छू भी नहीं सके और खूनी घाव जल्द ही ढेर होने लगे। शांगुआन बिन जू ने चुपके से अपने मोती जैसे दांत भींच लिए और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठीं। उसने अपना नाजुक हाथ आसमान की ओर उठाया और उसकी ठंडी आवाज गूंजी, बर्फ की गोलियां। 100 से अधिक बर्फ की गोलियां जमीन से कई मीटर ऊपर दिखाई दी और उसके हाथ की एक लहर से उन्होंने युद्ध के मैदान पर बमबारी शुरू कर दी। धमाका 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 धमाका। लगभग 100 की संख्या में अवर्गीकृत जानवर अब बिखर गए थे। इस प्रकार कई बर्फ की गोलियां जमीन पर लगी और छोटे छोटे छेद बन गए, जिन्हें जल्द ही बर्फ की एक पतली परत से बंद कर दिया गया। हालांकि शांगुआन बिन जू ने बड़े पैमाने पर हमला किया था और उसने सटीकता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, इसके बजाय उसका मुख्य लक्ष्य कम से कम समय में अधिक से अधिक दुश्मनों का सफाया करना था। गर्जन गर्जन। कई अवर्गीकृत जानवरों के शरीर के अलग अलग हिस्सों में छेद हो गए थे। शांगुआन बिन जू द्वारा बनाए गए मन और जादू से भारी मात्रा में संपीड़ित बर्फ की गोलियों ने उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ छेद दिया था और उनमें से कई पर अंगूठे के आकार के खूनी छेद दिखाई देने लगे थे।
यहाँ तक कि जिन लोगों के सिर में एक या एक से अधिक बर्फ की गोलियां लगी थीं, उन्हें भी शांगुआन बिंगजू के कौशल द्वारा उनके शरीर को कई बार क्रूरतापूर्वक छेदने से नहीं बख्शा गया। सूश! अचानक एक आकृति प्रकट हुई और एक मुक्का मारकर एक उत्परिवर्तित कुत्ते का सिर कुचल दिया गया। शांगुआन बिंगजू ने आह भरी जब उसने देखा कि बाई जैमिन कमजोर जानवरों पर हमला करना शुरू कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब था कि वह पहले खत्म हो गया था। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत कुछ सोच पाती, उसका दिमाग खाली हो गया क्योंकि उसने देखा कि दो और बाई जैमिन युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और उन कुछ जानवरों पर नरसंहार शुरू कर दिया जो अभी तक नहीं मरे थे। क्या? वो यीजुन ने आश्चर्य से कहा जब उसने ये दृश्य देखा। लगता है मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया। उन दोनों के पीछे से एक उपहासपूर्ण आवाज आई और दोनों महिलाएं जल्दी से पीछे मुड़ी क्योंकि उन्होंने उस स्पष्ट आवाज को पहचान लिया था। तुम? शांगुआन बिंगजू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कुछ ही कदम दूर खड़े बाई जैमिन को देखा। वो यीजुन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कई बार रगड़ी और बार बार अपना सिर घुमाकर पीछे और फिर आगे देखा। हालांकि उसने जो भी किया, वास्तविकता नहीं बदली। दरअसल 4 बाई जैमिन थे। बाई जैमिन, जो चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहा था, के पीछे 3 काले कवचधारी गैंडों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं, जिन पर अनेक घाव थे और उनका शरीर खून से लथपथ था। अध्याय 167 विनाश भाग 2। अपने सामने खड़ी 2 महिलाओं को आश्चर्य से देखते हुए, जिसे छिपाना असंभव था, बाई जैमिन ने स्वाभाविक रूप से कारण समझ लिया। यह मेरे कौशलों में से एक है। वे तीनों मेरे क्लोन हैं। उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी दिए बिना समझाया। शांगुआन बिंगजू ने पलकें झपकाईं, जिससे उसकी लंबी पलकें धीरे से झपकने लगीं, और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने मामले पर आगे कोई टिप्पणी किए बिना केवल सिर हिला दिया और फिर अवर्गीकृत जानवरों के बीच नरसंहार कर रहे 3 क्लोनों को देखा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह किस तरह का कौशल था, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उसने आसानी से देखा कि हालांकि तीनों बाई जैमिन के क्लोन थे, लेकिन तीनों की कुल ताकत असली शरीर से असीम रूप से कम थी। कभी कभी विकास की दहलीज पर एक स्तर 25 प्राणी होता था जो मरने से पहले क्लोनों में से एक के 1 या 2 हमलों से बचने में कामयाब हो जाता था, जो कि अगर उसके पास बाई जैमिन की असली शक्ति का 100% होता तो ऐसा कभी नहीं होता। ये स्वाभाविक भी था और इससे शांगुआन बिंगजू के धड़कते दिल को थोड़ी राहत मिली। आखिरकार, अगर एक बाई जैमिन पहले से ही राक्षस था, तो उसके 4 ऐसे शक्तिशाली लोग उसे व्यावहारिक रूप से अजेय बना देंगे, जिसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि सोल रिकॉर्ड 1 महीने से भी कम समय पहले पृथ्वी पर आया था। राक्षसों को भी विकसित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। वाह! ये बिजली का कौशल अद्भुत होना चाहिए। वो यीजुन ने एक उत्साहित छोटी लड़की की तरह कहा, जब उसने बाई जैमिन के शरीर की सतह पर नीली बिजली की चमक को दिखाए और गायब होते देखा। वह बस हल्का सा मुस्कुराया और इस बारे में कुछ नहीं कहा। लाइटनिंग मूवमेंट अपने अधिकतम स्तर पर एक शक्तिशाली द्वितीय क्रम कौशल था, ये सामान्य कैसे हो सकता है? इसके अलावा लिलिथ ने यहाँ तक कहा कि यह बाइबल भगवान के नेतृत्व वाली स्वर्ग की सेना के महादूतों में से एक के सबसे मजबूत कौशल में से एक था। ये देखते हुए कि कौशल का प्रभाव जिसने उसकी चपलता को जोड़ 7 अंक तक बढ़ाया था, उसके शरीर पर चमकती बिजली इतनी स्पष्ट थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। चूंकि उसने कौशल को सक्रिय रखने से अतिरिक्त सहनशक्ति का उपभोग नहीं किया था, इसलिए बाई जैमिन ने इसे निष्क्रिय करने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि ऐसा करना शुरू में व्यर्थ होगा। जैसे ही क्लोन ने कुछ अवर्गीकृत जानवरों पर तेजी से काम किया, बाई जैमिन ने मन ही मन अफसोस जताया कि उसे काले कवच वाले गैंडों से कोई अतिरिक्त आंकड़े नहीं मिले। फिर भी वह 40 के स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा और स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 और आंकड़े अंक प्राप्त किए। संक्षेप में, उसे केवल एक स्तर ऊपर उठने के लिए 11 प्रथम श्रेणी अस्तित्वों की आत्मिक शक्ति, अपनी स्वयं की श्रेणी, साथ ही कई कमजोर शत्रुओं की आत्मिक शक्ति को अवशोषित करना पड़ा। बाई जैमिन प्रथम क्रम। स्थिति अंक 62। स्तर 40। जाति मानव। वर्ग ब्लड बर्सर्कर ब्लड विल मोड। उपवर्ग निम्न नेता। शीर्षक 1 हिट से मार डालो। शक्ति 199 जोड़ 30 चपलता 197 जोड़ 15 इक्वल्स 212 ग्रेटर देन 282। स्वास्थ्य
233 जोड़ 5 सहन शक्ति 371 जोड़ 5 इक्वल्स 376 ग्रेटर दैन 321 मन 297 जोड़ 5 शून्य इक्वल्स 347 ग्रेटर दैन 160 जादू 249 जोड़ 9 शून्य। कौशल रक्त हेरफेर प्रथम आदेश सक्रिय कौशल स्तर 5 विशेष बल सैनिक अनरैंक्ड निष्क्रिय कौशल स्तर 5 स्टोन हॉट थर्ड ऑर्डर निष्क्रिय कौशल स्तर 5 अलौकिक स्वास्थ्य प्रथम आदेश निष्क्रिय कौशल स्तर 1 कांस्य त्वचा प्रथम आदेश निष्क्रिय कौशल स्तर 5 मैकेनिक अनरैंक्ड निष्क्रिय कौशल स्तर 3 फेंकना अनरैंक्ड निष्क्रिय कौशल स्तर 5 रक्त इच्छा प्रथम आदेश निष्क्रिय कौशल स्तर 5 क्रिम्सन रक्त निर्णय थर्ड ऑर्डर सक्रिय कौशल स्तर 5 पुनर्जनन प्रथम आदेश सक्रिय कौशल स्तर 5 खतरे की भावना अनरैंक्ड निष्क्रिय कौशल स्तर 5 अजेय फ्रंट चार्ज अनरैंक्ड सक्रिय कौशल स्तर 5 बिजली आंदोलन द्वितीय आदेश सक्रिय कौशल स्तर 5। इतने सारे स्टेटस पॉइंट। बाय जैमिन को चुपके से आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी स्टेटस विंडो पर एक त्वरित नजर डाली। किसी समय उसने संचित स्थिति बिंदुओं पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह जानता था कि वे वहां थे और संकट के समय में वह एक शक्तिशाली शक्ति वृद्धि पर भरोसा कर सकता था। बस इतना था कि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें थीं और इतना सारा काम करने के लिए, यहां तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि उसने धीरे धीरे बहुत सारे अंक जमा कर लिए थे। वास्तव में ये राशि इतनी अधिक थी कि यह एक शक्तिशाली दुश्मन से बड़ी मात्रा में आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बराबर थी। एकमात्र अंतर यह था कि वह उन बिंदुओं का उपयोग किसी भी स्थिति में कर सकता था और स्थिति के आधार पर किसी विशेष पहलू को बेहतर बना सकता था। ग्रेट फास्ट मेंटिस के विरुद्ध स्थिति की तरह, यदि उसका सामना ऐसे शत्रु से होता जो उसकी चपलता पर व्यापक अंतर से विजय प्राप्त कर सकता था, तो बाय जैमिन अपने स्टेटस पॉइंट्स का उपयोग उस स्टेट को सुधारने के लिए करेगा तथा कम से कम उस अंतर को यथासंभव कम करेगा। जिस दुश्मन का सामना उसे करना था, उसके आधार पर बाय जैमिन के पास एक शक्तिशाली जीवन बीमा था, जिसके बारे में उसके और लिलिथ के अलावा किसी को पता नहीं था। ये सोचकर कि शांगरुआन बिंग जू और बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी अगर उन्हें पता चले कि उसके पास वास्तव में अभी भी इतनी शक्ति आरक्षित है, बाय जैमिन को अंदर से थोड़ा मजा आया। जल्द ही बाय जैमिन के 3 क्लोनों ने बाकी दुश्मनों को खत्म कर दिया। चूंकि वो यीजुन की बदौलत यह सफाई जल्दी हो गई थी, जिसे अभी भी सोल पावर और अतिरिक्त आंकड़ों की जरूरत थी, उसने क्लोनों की उपस्थिति से केवल लगभग 6 सहनशक्ति अंक ही खर्च किए थे। रक्त इच्छा 48% 50%। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में राहत देखी। इस जंगल में कदम रखते ही रहस्य की दमनकारी आभा, अज्ञात का भय, साथ ही खतरे की प्रवृत्ति लगातार उनके कंधों पर दबाव डाल रही थी। अब जब राक्षसों की आखिरी लहर का सफाया हो चुका था, तो वे अंततः अंतिम कुछ कदम उठा सकते थे और उस पुरस्कार तक पहुंच सकते थे जिसके लिए वे इतनी मेहनत कर रहे थे। वास्तव में रात भर की यात्रा के कारण रात की नींद हराम हो जाने की भरपाई के लिए सुबह में सोए गए कुछ घंटों को छोड़कर शांगरुआन बिंग जू और वू यीजुन बिना उचित भोजन किए ही लड़ते और खोज करते रहे थे। जहां तक बाय जैमिन का प्रश्न है, वह तो तब तक सोया ही नहीं था जब तक कि वह स्वयं पर बहुत अधिक दबाव डालने के कारण बेहोश नहीं हो गया। चलो बाद में जब हम सशस्त्र शस्त्रागार और आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए एक टीम लेकर आएंगे, तो बचे हुए लोगों को अवर्गीकृत जानवरों के शवों को देखने दें। बाय जैमिन ने अपने सामने खड़ी 2 महिलाओं को देखा और टिप्पणी की, हालांकि हमें ये जांचना चाहिए कि क्या हम उन 10 विकसित जानवरों में प्रथम श्रेणी के आत्मा पत्थर पा सकते हैं। दोनों महिलाओं ने समझ से चमकती आंखों से सिर हिलाया। यदि कोई अन्य जानवर उस क्षेत्र में प्रकट हो जाए और मारे गए प्रथम आदेश का मांस खाने लगे, तो इस बात की संभावना है कि वह उन शवों में मौजूद आत्मा पत्थरों को भी खा जाएगा। अवर्गीकृत जानवर या कीड़े शायद ही कभी उन क्षेत्रों में जाते थे जहां फर्स्ट ऑर्डर छिपा रहता था और उनकी मृत्यु के बाद भी मेना से भरी लाशें उन्हें कई दिनों तक दूर रखने के लिए पर्याप्त थीं। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर के अन्य अस्तित्वों को डर नहीं था। इसके अलावा, हालांकि यह अत्यधिक असंभव था, लेकिन इसकी भी थोड़ी संभावना थी कि कुछ शक्तिशाली मानव जंगल में जाने का साहस करेंगे और यदि संयोग से वे इस युद्ध के मैदान में पहुंच गए और प्रथम आदेश आत्मा पत्थरों का सामना किया, तो बाय जैमिन और बाकी लोगों के पास बाद में रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए इन सब से बचने के लिए वे तीनों कीमती लेकिन दुर्लभ फर्स्ट ऑर्डर सोल स्टोन्स की खोज में एक साथ काम करने लगे।
अध्याय 168 छाया में। जानवरों की विशाल खोपड़ियों के अंदर कुछ मिनट तक खोज करने के बाद बाई जेमिन ने आह भरी और उन दो महिलाओं के पास गया जो असहाय भाव से उसकी दिशा में चली आ रही थीं। आपके चेहरों को देखकर मुझे लगता है कि आप इतने भाग्यशाली नहीं थे, बाई जैमिन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, और यद्यपि उसने एक प्रश्न पूछा लेकिन उसकी आवाज में निश्चितता अधिक थी। वो येजुन ने अपनी हथेली खोली तो उसमें एक गहरे नीले रंग की चट्टान की चमक दिखाई दी, जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार की थी और जिसमें कई खामियां और किरचे थीं। मैं इसे केवल प्रथम श्रेणी के शेरों में से एक के अंदर ही ढूंढ पाए, उसने कुछ कड़वाहट के साथ बताया। शांगुआन बिन जू ने अपनी दोनों हथेलियां खोली और अपना सिर हिलाया। मैं भी इतनी भाग्यशाली नहीं थी, मुझे केवल ये दो ही मिले। उद्धरण चिन्ह ... भूल जाओ। बाई जैमिन ने आह भरी और अपनी हथेली खोली, जिसमें से एक फर्स्ट ऑर्डर सोल स्टोन निकला, और उसने आत्मसंतुष्टि भरे स्वर में कहा, कम से कम हम 4 फर्स्ट ऑर्डर सोल स्टोन प्राप्त करने में कामयाब रहे। मुझे लगता है कि यह काफी है। दोनों खूबसूरत महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और कंधे उचकाकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने 3 फर्स्ट ऑर्डर सोल स्टोन जो उन्होंने पाए थे बाई जैमिन को सौंप दिए और उसने उन्हें बाकी पत्थरों के साथ अपने बैग में रख लिया। कुल 10 प्रथम श्रेणी के प्राणियों में से 3 का समूह केवल 4 प्रथम श्रेणी के आत्मा पत्थर प्राप्त करने में कामयाब रहा था। इसका मतलब ये था कि 50% से भी कम जानवर अपने शरीर में आत्मा पत्थर बनाने में कामयाब रहे थे। तो फिर हम आगे बढ़ें। वो येजुन ने बाई जेमिन की ओर देखते हुए और प्यारे अंदाज में अपना चेहरा झुकाते हुए पूछा। बाई जेमिन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और फर्स्ट ऑर्डर के जानवरों के शवों की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें इस जगह पर कामगारों को लाने के लिए सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के अस्तित्वों के शरीर एक खजाना है, चाहे कोई इसे किसी भी नजरिए से देखे, और उनमें से एक को भी खोना दुख की बात होगी। शांगुआन बिन जू ने सहमति में सिर हिलाया और बताया, वास्तव में न केवल उनकी खाल और खोल बेहद सख्त और कठोर हैं, बल्कि कुछ तो धातु के समान या उससे भी अधिक कठोर हैं। उनके शरीर का मांस और रक्त मानव शरीर के लिए बेहद पौष्टिक है। प्रथम श्रेणी के प्राणियों का मांस और रक्त न केवल उचित रूप से पकाए जाने पर अत्यंत स्वादिष्ट होता था, बल्कि इससे कमजोर प्राणियों को मुफ्त में स्टेट पॉइंट भी मिल सकते थे तथा सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को ठीक करने में भी मदद मिलती थी। सौभाग्य से 4 प्रथम आदेश आत्मा पत्थरों के अलावा वो येजुन को एक कौशल स्क्रॉल भी मिला था जो बाई जेमिन को दिया गया था। उन्होंने इसे बाद में देखने के लिए अपने बैग में रख लिया, क्योंकि रात होने के कारण घने जंगल में सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पड़ रही थी और वे जानते थे कि अपनी सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए यात्रा को जल्द से जल्द समाप्त करना बेहतर होगा। जल्द ही वे तीनों उस क्षेत्र को छोड़कर जंगल में अंदर चले गए। ओह! बाई जेमिन ने राहत की सांस ली जब उसने अंततः कुछ मीटर आगे सैन्य शिविर देखा। पूरे रास्ते में उसकी मांसपेशियां पूरी तरह तनावग्रस्त थीं और वह लगातार सतर्क था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 10 प्रथम श्रेणी के जीवों और अन्य अवर्गीकृत जानवरों की उपस्थिति बहुत ही असामान्य थी। आमतौर पर जानवर एक दूसरे से लड़ते थे क्योंकि उनके पास कोई बुद्धि नहीं थी, वे बस बिना रुके लगातार विकसित होने की वृत्ति का पालन करते थे। इसलिए बाई जेमिन किसी राक्षस या विसंगति के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे तब हुआ था जब वे अभी तक विश्वविद्यालय के मैदान से बाहर नहीं निकले थे, जहां मन भ्रूण के अस्तित्व ने क्षेत्र के प्राणियों को आपस में लड़ने से रोक दिया था, जिससे उनके भीतर की उग्र प्रवृत्ति दब गई थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनकी चिंताएं अनावश्यक थीं, क्योंकि वहां किसी ऐसे प्राणी का कोई निशान नहीं था जो वहां उपस्थित तीनों लोगों के जीवन को खतरा पैदा कर सके। शांगुआन बिन जू ने भी राहत की हल्की सांस ली, जिससे पता चला कि वह वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो रास्ते में आगे छिपे खतरों के बारे में चिंतित था। वुल्फ स्पाइडर के समुद्र के भयानक रूप से लेकर 10 प्रथम आदेश प्राणियों के नेतृत्व में अवर्गीकृत जानवरों के झुंड तक, चाहे दोनों में से कोई भी स्थिति हो, दोनों ही बेहद खतरनाक थे। ऐसे हमलों के तहत एक सामान्य इंसान या यहां तक कि एक सशस्त्र सेना भी निस्संदेह नष्ट हो जाती। वास्तव में अगर बाई जैमिन का अनियमित अस्तित्व न होता तो शांगुआन बिन जू खुद और वू येजुन मकड़ियों के समुद्र में मारे गए होते। भले ही शांगुआन बिन जू अपने अर्चिनोफोबिया के कारण बेहोश न हुई हो,
लेकिन उसके मन और सहनशक्ति का अंत हो चुका होता, इससे पहले कि वह अर्चनिड्स के घेरे से बाहर निकल पाती। जहां तक अकेले ही 1 लाख से अधिक जानवरों को मारने की बात है, यह ऐसा काम नहीं था जिसे प्रथम श्रेणी का प्राणी सिर्फ इसलिए पूरा कर सकता था क्योंकि वह उच्च श्रेणी का प्राणी था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उस समय केवल बाइजेमिन के समूह के पास ही इस स्थान तक पहुंचने की योग्यता थी, और शायद कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाएं या भाग्यशाली लोग थे जिनके अपने सौभाग्यपूर्ण अनुभव थे। बाइजेमिन को इस बात का पता नहीं था कि कई 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर शरीर के बराबर ही बड़े सिर वाला एक छोटा सा वानर उन्हें ठंडी निगाहों से देख रहा था। बंदर का शरीर पतला और लगभग 5 फीट लंबा था। उसकी 2 उभरी हुई आंखें ऐसी बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं जो एक सामान्य राक्षस में नहीं होनी चाहिए, और ऐसा लग रहा था कि वह जानवर पेड़ से छलांग लगाने और दक्षिण पश्चिम दिशा में भागने से पहले हिचकिचा रहा था और जंगल के घने चारे में गायब हो गया। टकराना। बाइजेमिन ने सैन्य बस्ती के प्रवेश द्वार को बंद करने वाले दोहरे धातु के गेट को लात मार दी, जिससे वह कई मीटर दूर उड़ गया और एक जोरदार धमाके के साथ चारों ओर गूंज उठी। प्रवेश द्वार के पास ज़ूम्बी के एक समूह ने अपने पीले चेहरे और बेजान आंखें उन 3 लोगों के समूह पर टिका दी जो अभी अभी सुविधा में दाखिल हुए थे। अपने गले की गहराई से आती हुई गड़गड़ाहट के साथ 20 से ज्यादा ज़ूम्बी अपने हाथ हिलाते हुए उनकी ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ने लगे। वू येजुन और शांगुआन बिंग जू ने ज़ूम्बी द्वारा पहनी गई सैन्य वर्दी को देखकर आह भरी। हालांकि उनकी कमर पर बंदूकें थीं और उनमें से कुछ ने अपनी पीठ पर मशीन गन भी रखी थी, लेकिन ज़ूम्बी हथियार चलाना नहीं जानते थे, वे बस आगे बढ़ते और सहज ज्ञान से खरोंचते या काटते थे। बाइजेमिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लाशें अतीत में देश के बहादुर सैनिक थे या नहीं। उसके लिए जो कुछ भी उसके और उसके परिवार के अस्तित्व के रास्ते में खड़ा था, वह एक दुश्मन था जिसे मिटाने की जरूरत थी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने फुल कोट के अंदर छिपाए हुए डेजर्ट ईगल को बाहर निकाला और उसे आगे की ओर इशारा किया। एक जोरदार धमाका हुआ और 50 मीटर आगे सैन्य वर्दी पहने एक ज़ोंबी के माथे के ठीक बीच में एक खूनी छेद हो गया और फिर वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। विशेष बल सैनिक के कौशल के साथ बाइजेमिन सर्वनाश से पहले मानवता के सर्वश्रेष्ठ अभिजात वर्ग के बराबर था। इसलिए उसका शूटिंग कौशल लगभग सही था। वास्तव में वह अपने दुश्मन के सिर पर सफलतापूर्वक निशाना लगाने में आश्वस्त था, जब तक कि वह उससे अधिकतम 200 मीटर दूर हो। तेज गोली की आवाज से आकर्षित होकर अधिक से अधिक लाशें शोर से आकर्षित हुईं और लड़खड़ाते कदमों से सैन्य शिविर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगीं। अध्याय 169 आश्चर्यजनक हमला। अपने दाहिने हाथ में डेजर्ट ईगल पकड़े हुए बाइजेमिन ने लाश पर निशाना साधा और लगातार गोलियां चलाईं। उनके हाव भाव इतने उदासीन थे कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे थे जो कंसोल पर निशाना साधने वाला वीडियो गेम खेल रहा हो, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो उन लोगों की जान लेने के लिए असली हथियार चला रहा हो जो अतीत में उसकी मातृभूमि के रक्षक थे। ज़ूम्बी लगातार घूम रहे थे, जिससे निशाना लगाना मुश्किल हो गया और हिट दर बहुत कम हो गई। हालांकि ये केवल एक सामान्य सैनिक के लिए था। 100 मीटर से भी कम की दूरी से बाइजेमिन के लिए चूकना असंभव था, जब तक कि ज़ूम्बी की गति वर्तमान गति से असीम रूप से अधिक न हो। इसलिए प्रत्येक शॉट ज़ूम्बी के माथे पर शक्तिशाली रूप से प्रभाव डालता था, उनके सिर फट जाते थे और जमीन खून और मस्तिष्क के पदार्थ से भर जाती थी। पहली मैगजीन खत्म करने के बाद बाइजेमिन ने दूसरी मैगजीन निकाली और एक तरफा कत्लेआम फिर से शुरू करने से पहले शांति से उसे वापस रख दिया। हर शॉट के साथ एक ज़ूम्बी गिरता और बाइजेमिन आगे बढ़ता। हालांकि वह आसानी से उन सभी का सिर धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन वह अपनी मौजूदा निशानेबाजी को और भी बेहतर बनाना चाहता था। हालांकि यह सच था कि स्पेशल फोर्स सोल्जर कौशल ने उसे उच्च स्तर की हिट दर दी थी, लेकिन वह खुद अभ्यास करके उस निशानेबाजी को बेहतर बना सकता था। शांगुआन बिंग जू ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर झिझकते हुए अपनी कमर से टाइप 54 पिस्तौल निकाली। उसने 30 मीटर से ज्यादा दूर एक ज़ूम्बी पर निशाना लगाने के लिए 1 सेकंड का समय लिया और फिर बिना अपना हाव भाव बदले ट्रिगर खींच दिया। टकराना। ज़ोंबी के सिर पर एक खूनी घाव दिखाई दिया और सभी तर्कों से वंचित प्राणी बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा।
आत्मा शक्ति का एक छोटा सा गोला उसके शरीर से निकला और शांगुआन बिन जू के शरीर में प्रवेश कर गया। हालांकि आत्मा शक्ति प्राप्त करने और कुछ भी प्राप्त न करने के बीच का अंतर वर्तमान में उसके लिए इतना बड़ा नहीं था। बाई जैमिन ने उसे उदासीन नजरों से देखा और फिर निशाना लगाना जारी रखा। हालांकि वह उसके निशानेबाजी से मन ही मन हैरान था। उसे इस तरह निशाना साधते देखकर उसके मन में यह विचार और भी बढ़ गया कि वह एक शक्तिशाली परिवार का हिस्सा है। यद्यपि यह संभव था कि उसने कोई कौशल पुस्तिका प्राप्त की हो जिससे उसे ऐसी निशानेबाजी की क्षमता प्राप्त हुई हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यहाँ ऐसा नहीं था। वू यीजुन ने उन दोनों को लाशों को मारते हुए देखकर अपने कंधे उचका दिए और एक कोने में खड़ी होकर जिज्ञासा से भरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगी। क्योंकि उसने किसी भी मार्शल आर्ट या ऐसी किसी चीज में प्रशिक्षण नहीं लिया था, पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के हस्तक्षेप से पहले वो यीजुन बिना किसी उत्कृष्ट शारीरिक कौशल के एक साधारण लड़की थी। वास्तव में इस मामले में बाई जैमिन वू यीजुन से बहुत अलग नहीं था। हालांकि वह औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली और तेज था, लेकिन वह पूरी तरह से मानवीय सीमाओं के भीतर था और कुछ भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। हालांकि सोल रिकॉर्ड की शक्ति द्वारा लगातार बढ़ाए जाने के बाद, विभिन्न प्रकार के प्राणियों की आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद, उन दोनों ने कई अलग अलग युद्ध कौशल हासिल किए थे, जिससे उनकी समग्र शक्ति में व्यापक अंतर से वृद्धि हुई थी। बस इतना था कि इन कौशलों ने बहुत अधिक अतिरिक्त मन और सहन शक्ति का उपभोग किया, इसलिए उन पर हर समय निर्भर नहीं रहा जा सकता था। इसके अलावा, जबकि यह सच था कि विकसित प्रथम श्रेणी के जीव आग्नेयास्त्रों से लगभग पूरी तरह से प्रतिरक्षित थे, इस प्रकार के अस्तित्व अभी भी तुलनात्मक रूप से दुर्लभ थे। इसलिए मानव जाति द्वारा बनाए गए आग्नेयास्त्र अवर्गीकृत दुश्मनों के खिलाफ बेहद उपयोगी और शक्तिशाली थे। निशानेबाजी में निपुणता प्राप्त करने और गोली की मारक क्षमता बढ़ाने से न केवल सहनशक्ति की हानि को रोका जा सकेगा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थितियों में जीवित रहने की संभावना भी अधिक होगी। बाई जैमिन और शांगुआन बिन जू ने 40 से अधिक शॉट्स के साथ हंगामा मचाने के बाद सभी लाशों को आकर्षित किया। उसने अपनी जुबान तलवार निकाली और एक तीर की तरह आगे बढ़ा। उसका दाहिना हाथ छाया में बदल गया और पलक झपकते ही कई लाशों के सिर हवा में उड़ने लगे और अपने साथ खून की अंतहीन धाराएं लाने लगे। शांगुआन बिन जू भी ज्यादा पीछे नहीं थी। उसके हाथ की एक साधारण लहर से कई बर्फ की गोलियां उसके ऊपर दिखाई दी और अगले ही पल वे अलग अलग लक्ष्यों की ओर निकल पड़ी। बर्फ की गोलियों से घायल हुए जूम भी मर गए, चाहे उनके सिर पर गोली लगी हो या नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे सभी जमी हुई बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे और फिर फटकर जमीन पर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भर गए, जो खूबसूरत नाजुक क्रिस्टल की तरह लग रहे थे। लाशों को खत्म करने के बाद बाई जेमिन ने दोनों महिलाओं के साथ सैन्य शिविर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। जब समूह ने सैन्य शिविर के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम रहे सभी शत्रु प्राणियों को नष्ट कर दिया, तो वे दो समूहों में विभाजित हो गए। शांगुआन बिन जू और वू यीजुन सैन्य हथियारों वाले भारी वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र की जांच करने गए। जहां तक बाई जेमिन का प्रश्न है, वो वू यीजुन द्वारा पहले दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए शीघ्रता से भंडारण लॉकर की ओर भागा, जहां हथियार रखे हुए थे। तो यह ऐसा ही है, बाई जैमिन ने खुद से कहा। उसके सामने एक धातु का दरवाजा था जो कई इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा तालों से मजबूती से बंद था और उसका रास्ता रोक रहा था। दरवाजा स्पष्ट रूप से बेहद मजबूत धातु से बना था जो बाहरी गोलाबारी का प्रतिरोध करने में सक्षम था। हालांकि आप मुझे रोक नहीं सकते। उसने अपनी जुबान तलवार निकाली और उसकी नोक धातु के दरवाजे पर रख दी। फिर उसने अंदर की ओर धक्का दिया और आसानी से दरवाजे को भेद दिया, जब तक कि 1 मीटर से ज्यादा लंबी तलवार का आधा हिस्सा नजर से ओझल नहीं हो गया। गर्म मक्खन को चीरते हुए चाकू की तरह जुबान तलवार की धार ने कुछ ही सेकंड में सैन्य सुरक्षा द्वार को आसानी से आधा काट दिया। जुबान तलवार शायद पहले क्रम के प्राणियों की सुरक्षा को भेदने में सक्षम न हो जो 40 स्तर से अधिक हो। हालांकि एक बख्तरबंद वाहन की सुरक्षा को भेदने में सक्षम होने के कारण इस धातु के दरवाजे को काटना बाई जैमिन के लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं थी। धमाका।
कई टन भारी दरवाजा पीछे की ओर गिर गया और जमीन जोर से हिलने लगी, जिससे तिजोरी की मोटी कंक्रीट की दीवारों में कई दरारें पड़ गईं। बाई जेमिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी रक्त इच्छा कौशल सक्रिय हो गई और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। धमाका, 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 धमाका। तिजोरी के अंदर से गोलियों की एक सुनहरी बौछार अचानक बाई जेमिन पर पड़ी और उसके शरीर पर अनगिनत बार वार हुए। सैन्य वर्दी पहने 1 दर्जन लोगों ने अपने हाथों में टाइप 56 अर्ध स्वचालित असॉल्ट राइफलें पकड़ ली और बिना किसी हिचकिचाहट के भय से भरी आंखों से दरवाजे की ओर देखते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसकी कांस्य त्वचा कौशल के कारण, जिसने उसे आत्मा रिकॉर्ड के हस्तक्षेप से मन के जागरण से पहले किसी भी जीवित प्राणी की तुलना में अधिक कठोर और अधिक प्रतिरोधी त्वचा प्रदान की थी, सामान्य गोलियां अब बाई जेमिन को चोट नहीं पहुंचा सकती थीं। केवल कवच भेदी गोलियां या भारी हथियार की गोलियां ही वास्तव में उसके सुरक्षा कवच को भेद सकती थीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह गोलियों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित था। बाई जेमिन ने जल्दी से दोनों हाथों को क्रॉस की मुद्रा में उठाया और जल्दी से अपना चेहरा और सिर ढक लिया। उसकी आंखों में दर्द की चमक थी। अध्याय 170 फू की गान। बाई जेमिन ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाते हुए कई कदम पीछे हटे, जिससे उनका सिर का अधिकांश हिस्सा ढक गया। सेना के हाथों में मौजूद बंदूकों की नालें एक साथ गर्जना करने लगीं और 1 सेकंड में ही सैकड़ों गोलियां उसके शरीर पर दाग दी गईं। हालांकि वे सभी गोलियां उछलकर तेज धातु जैसी आवाज के साथ जमीन पर गिरीं। बाई जेमिन का फुल कोट एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना था जो उसे छोटे कैलिबर की गोलियों से बचाने में सक्षम था, लेकिन यह उसे मध्यम कैलिबर की गोलियों से नहीं बचा सकता था, उच्च कैलिबर की गोलियों से तो बिल्कुल भी नहीं। सौभाग्य से उसकी निष्क्रिय कांस्य त्वचा कौशल और उसके पूर्ण कोट के साथ मिलकर काम करने से उसके शरीर के 90% हिस्से में केवल हल्की झुनझुनी महसूस हुई, जिसे उसने आसानी से अनदेखा कर दिया। हालांकि घुटने के नीचे उसके पैरों के क्षेत्र और उसके नंगे हाथ के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। दर्द के कारण बाई जेमिन का चेहरा थोड़ा झुर्रीदार हो गया और एक क्षण के लिए शस्त्रागार के अंदर सभी लोगों का वध करने की इच्छा ने उसे खा लिया। हालांकि उसने उस इच्छा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बलपूर्वक उसे दबा दिया। हालांकि इन पुरानी बंदूक की गोलियों में उसे वास्तव में चोट पहुंचाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके आंतरिक अंग उतने ही कमजोर थे जितने वे पहले थे, इसलिए लगातार इतनी तेजी से ऐसे धातु के प्रहारों को झेलना बेहद दर्दनाक था। ब्रोकन ब्रॉन्ज बेल वर्तमान में अपने फुल कोट की जेब में अपनी कमजोर शक्ति को पुनः प्राप्त कर रही थी। आखिरकार लगभग 1 घंटे पहले फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉस्ट कंट्रोल लायंस के जादुई हमलों से रक्षात्मक अवरोध पूरी तरह से कुचल दिया गया था और इसे फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए 24 घंटे की आवश्यकता थी। बाई जेमिन ने एक कदम पीछे लिया और उसका शरीर डगमगा गया और वह सशस्त्र सैन्य कर्मियों की नजरों से ओझल हो गया। गायब हुआ। वह सचमुच एक राक्षस है। ये खत्म हो गया। हम मर चुके हैं। सैनिक रोने लगे। याद रखो, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो दिखने में औसत था लेकिन बहादुर और सख्त चेहरे वाला था, जो जाहिर तौर पर इस सेना का नेता था, चिल्लाया, अगर सबसे बुरा हुआ तो हम इस पूरी जगह को विस्फोट कर देंगे और इस राक्षस को अपने साथ नरक में ले जाएंगे। दीवार के पीछे बाई जेमिन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और सफेद निशानों को देखकर वह मुंह बनाने से खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन कोसने लगा। उसने 2 कारणों से सेना की हत्या नहीं की थी। पहला कारण ये था कि इन सैन्य कर्मियों ने तिजोरी के बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा था उससे डरकर तुरंत गोलीबारी की थी। इतनी सारी बंदूकें होने के बावजूद भी वे अभी तक उस जगह से बाहर नहीं निकले थे, जिसका मतलब था कि जो कुछ भी उन्होंने बाहर देखा था उसने उनकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी थीं। ऐसे लोग जरूरी नहीं कि उनके दुश्मन ही हों। इसके विपरीत, यदि बाई जेमिन ने अपने पत्ते सही तरीके से खेले तो वे शुरुआती दौर में उनके सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक बन सकते थे। ये वास्तव में दूसरा कारण था। उसके पास सैन्य प्रशिक्षण और आग्नेयास्त्र नियंत्रण में कौशल वाले लोगों की कमी थी। न केवल यह उसके लिए अच्छा होगा यदि ये मिलिशिया किसी कारणवश उसकी आज्ञा का पालन करे, यदि वह उन्हें अपने अधीनस्थ बना सके, तो बाई जेमिन उन्हें सख्त सैन्य शासन के तहत अधिक बचे लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कह सकेगा। इसके अलावा
बाई जैमिन को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सैन्य वाहन चलाना जानते हों। अगर शांगुआन बिन जू और वू यीजुन को टैंक या यहां तक कि युद्ध हेलीकॉप्टर जैसे हथियार मिल जाते, तो बाई जैमिन को ऐसे मशीनों को चलाने में सक्षम लोगों की जरूरत होती, जिसकी उसके पास फिलहाल कमी है। गोली मत चलाओ, मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूं, उसने अपने अस्थायी छिपने के स्थान से गहरी आवाज में चिल्लाया। बकवास, एक सैनिक ने दूर से दहाड़ते हुए जमीन पर थूका। एक इंसान जो 1 दर्जन बंदूकों की गोलियों से सुरक्षित है और इतनी तेज गति से चलने में सक्षम है। हाँ, अन्य सैन्यकर्मियों ने भी उनकी बातों को दोहराया और अपनी चौकसी कम नहीं की। वे अभी भी अपने हथियार कसकर पकड़े हुए थे और उनमें से कुछ तो हथगोले फेंकने की तैयारी भी कर रहे थे। बाई जैमिन ने भौहें सिकोड़ते हुए सपाट आवाज में जवाब दिया, मैं वास्तव में इंसान हूं। क्या तुमने स्टेटस विंडो नहीं देखी? अपनी खुद की क्षमता से ज़ूम्बी या अन्य प्रकार के दुश्मनों को मारकर और बिना किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल किए, तुम सोल पावर नामक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हो और बढ़ सकते हो। इस तरह मैं और अधिक शक्तिशाली बन गया। उसकी बातें सुनकर सेना चुप हो गई और एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कई लोगों की आंखों में झिझक दिखाई दी और कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेता की तरफ देखा। प्लाटून लीडर फू, हमें क्या करना चाहिए? एक चश्माधारी और कुछ दुबले पतले आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी से फुसफुसाकर पूछा। प्लाटून लीडर फू गहरी सोच में डूब गया। ये देखकर कुछ सैनिक भड़क गए और चिल्लाने लगे कि उन्हें मरते दम तक लड़ना चाहिए। प्लाटून लीडर फू, उस पर विश्वास मत करो। तुमने खुद देखा कि लोग अब कितने क्रूर हो गए हैं। प्लाटून लीडर फू, चलो लड़ते हैं। इन सभी हथियारों के साथ, भले ही हमें मरना पड़े, हम उसे अपने साथ खींच लेंगे। सेकंड मिनटों में बदल गए और अंततः बाई जैमिन का धैर्य जवाब देने लगा। हालांकि वह संकट के समय में लड़ने के लिए मरने को तैयार होने की बहादुरी को महत्व देता था, जहां भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसके पास लोगों के एक समूह को समझाने की कोशिश में बर्बाद करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं था। अभी भी कई चीजें थीं जिन्हें ठीक से शुरू करने से पहले उसके सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। बहुत बुरा, बाई जैमिन ने आह भरी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसके शरीर से जबरदस्त हत्यारी भावनाएं निकलने लगीं, जिससे सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए। जीवित रहने, अधिक शक्तिशाली बनने तथा अपने वादे को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ अपने प्रियजनों को खोजने और उनकी रक्षा करने के लिए, बाई जैमिन ने हजारों ज़ूम्बी, लगभग 30 प्रथम श्रेणी के प्राणियों, लाखों उत्परिवर्तित जानवरों और कीड़ों को मार डाला था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह लाशों के पहाड़ों पर चला था और कई जीवित प्राणियों की हड्डियों पर पैर रखा था और उनके खून में नहाया था। उसके एक बार सफेद और मासूम हाथ बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। इसलिए बाई जैमिन का जानलेवा इरादा शक्तिशाली था। हत्या का इरादा एक ऐसी चीज थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति कभी महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि हथियारों के भंडार के अंदर मौजूद सैन्यकर्मी सामान्य लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें मौत का एहसास हो गया था जो उनके करीब आ रही थी। एक पल इंतजार करें। प्लाटून लीडर फू नामक व्यक्ति की आवाज गूंजी और उसने बाई जैमिन की हरकतें क्षण भर के लिए रोक दी। प्लाटून लीडर फू। सेना ने उसे आश्चर्य से देखा और जोर से चिल्लाया। हालांकि, चुप रहो, तुम सब मेरे लिए चुप रहो। तत्काल वरिष्ठ की फटकार भरी आवाज मोटी दीवारों के माध्यम से गूंज उठी और सभी सैन्य कर्मियों ने अनजाने में अपना मुंह बंद कर लिया। सैनिकों के रूप में आदेशों का पालन करना कुछ ऐसा था जो पहले से ही उनके भीतर गहराई से समाया हुआ था। जिस व्यक्ति को सेना ने प्लाटून लीडर फू कहा था, उसने उस ओर देखा जहां से बाई जैमिन की आवाज आई थी और गोला बारूद से भरे एक बड़े धातु के बक्से के पीछे छिपते हुए मित्रतापूर्ण स्वर में कहा, छोटे भाई, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम फू किगांग है। मैं इस बेस की 2री बटालियन की 4थी सैन्य कंपनी की 10वीं प्लाटून का नेता हूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। फू किगांग नाम के आदमी की बातें सुनकर बाई जैमिन ने मन ही मन राहत की सांस ली। जब तक वे बातचीत कर सकते थे, तब तक उसे चीजों को वहां ले जाने में पूरा भरोसा था जहां वह उन्हें ले जाना चाहता था।